तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी गद्य के विकास में सभी कालों में किस प्रकार से हिंदी गद्य का विकास हुआ है। देखिए भाई, मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो को लाइव करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तकनीकी समस्या यूट्यूब में आ गई थी, थोड़ा सा बग आ गया था, सर्वर में प्रॉब्लम थी। तो आज सुबह से ये प्रॉब्लम चल रही, जिसकी वजह से वीडियो लाइव नहीं हो पा रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो जा रहे थे और 3 बार मैंने लाइव करने का प्रयास किया और तीनों बार ही इंटरप्ट हो गया। तो इस वजह से ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो छोड़ के भाग गए कि आज लगता है क्लास ही नहीं चलेगी, क्योंकि एटलीस्ट ये 9 बजे क्लास शुरू होना होता है और 9:20 हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं अभी पढ़ लीजिए, बाकी लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हिंदी गद्य पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी गद्य पर बात करने वाले हैं और हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है वो किन क्रम में हुआ है उस क्रम पर भी बात करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एलटी ग्रेड मेंस, जीआईसी प्रवक्ता मेंस, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस मेंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या फिर बीपीएससी टियर 4 या D+B टीजीटी के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। अभी 9 साल का जो ऑफर है वो चल रहा है, तो आपको काफी किफायती दरों में कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तकनीकी समस्या के कारण आज 20 मिनट क्लास लेट है, क्योंकि यूट्यूब में आज बग आ गया था, उस बग की वजह से सर्वर जो है वो सही नहीं चल रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार है। शुरू करते हैं। देखिए, आदमी ने जब भाषा सीखी, मनुष्यों ने जब भाषा सीखी, तो उनके पास भाषा को संग्रहित करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। न तो बात रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन था, न ही कहीं कॉपी कलम पे लिखने का कोई माध्यम था, इवन उनके पास लिपि भी नहीं थी। तो जब लिपि का भी विकास नहीं हुआ था, ऐसे में वो क्या करते, तो उन्होंने पद्यात्मक रूप में भाषा का प्रचलन शुरू किया और वो मंत्रों के द्वारा, गीतों के द्वारा एक से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होने लगी। ऐसी अवस्था में भाषा जो थी वो भावात्मक थी, काव्य जो था वो भावात्मक था। जब धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ, तकनीकी के विकास के साथ साथ गद्य का भी प्रभाव बढ़ा। छापे खाने की शुरुआत यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ लेखन सामग्री यानी कागज, कलम, कॉपी इत्यादि का भी विकास हो गया था। तो अब जो है वो भाषा धीरे धीरे भाव से आगे बढ़ते हुए विचार प्रधान होने लगी। और आधुनिक काल में जब तकनीकी और विज्ञान के साथ साथ एकदम से साहित्य की लड़ाई होती है, तो विचार और भी प्रधान होते जाते हैं, तर्क और भी प्रधान होता जाता है और भाव कम होने लगते हैं। तो भाव और विचार में द्वंद्व बना, तो भाव जो है वो काव्य का हो गया और तर्क और विचार जो है वो गद्य का हो गया। गद्य जो है इसमें हम बहुत ही कम समय में अधिक समझ पाते हैं, सीधी सपाट बयानबाजी होती है। यानी अगर आप कहें कि भाई चलिए कोई शायरी सुना दीजिए, अब नजीर अकबर आबादी की आपने शायरी अपनी प्रेमिका को सुना दिया, अपने पत्नी को सुना दिया, अपने दोस्त को सुना दिया, तो क्या है, इससे अच्छा तो जो है वो हनी सिंह गाता है। तो हनी सिंह का गाना और नजीर अकबर आबादी की नज्म, दोनों में कोई साम्यता ही नहीं है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अब किसी ने कहा कि यार आज बहुत मन उदास है, मेरा मन कर रहा है कि मैं गोपाल दास नीरज की गजलें सुनूं। तो क्या है भाई, पागल हो क्या? अरे खेसरी लाल का गाना सुन लो, कमरिया कौरे लोपा लोप। तो अब उस गाने में और इस चीज में कभी मतलब साम्यता हो ही नहीं सकती, अंतर हमेशा रहेगा। तो ये जो मानदंड है वो उसी तरह का मानदंड है कि जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में विचारों की प्रधानता होने लगी, भाव हमारे पास कम होने लगे, क्योंकि लोगों के पास समय भी कम है, समझने का, समझाने का भी कम समय है। सीधी सपाट बयानबाजी की जो दिशा बनी, आगे विचार प्रधान होते चले गए
और एक प्रकार से जो काव्य था वो गद्य में परिवर्तित होता चला गया। अभी भी काव्य है, लेकिन आज का काव्य भी जो है वो कई बार लय, ताल, तुक, यति, गति, छंद के नियमों, इन सब से वह भी आज काव्य भी लगभग मुक्त हो चला है। तो गद्य और काव्य में थोड़ा सा अंतर रह गया है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग आ गए हैं सबका स्वागत है, नमस्कार है। शुरू करें। तो हम बात कर रहे थे साथियों कि जब हम खड़ी बोली गद्य की बात कर चुके हैं, उसके प्रमुख नायकों की बात कर चुके हैं, उनके औदार्य की बात कर चुके हैं, अब एक बार हम काल के हिसाब से बात कर लेंगे कि किस काल में किस तरह का गद्य का प्रचलन था। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहां पर हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास, हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। हिंदी गद्य का जो क्रमबद्ध विकास है वो कब से शुरू होता है? 19वीं शताब्दी से। तो अगर इस तरह का सवाल भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हिंदी गद्य का जो विकास है वो कब से शुरू होता है, तो वह 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। हिंदी गद्य का जो क्रमबद्ध इतिहास है कब से शुरू होता है? वह 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। और इसके पहले राजस्थानी, अब खड़ी बोली से पहले जो गद्य है वो हमें कहां मिलता है? राजस्थानी मिलता है, ब्रज भाषा। राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली गद्य की परंपराएं क्षीण मंद एवं शिथिल गति से की परंपराएं क्षीण मंद गति से चल रही थी। ठीक है, अब हिंदी गद्य के 3 रूपों में, हिंदी गद्य के 3 रूप विद्यमान हैं। राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोली। यानी हमें गद्य 3 जगहों पर मिलता है। एक तो ब्रज भाषा में गद्य मिलता है, एक राजस्थानी में मिलता है और एक खड़ी बोली में मिलता है। और इसमें सबसे प्राचीन गद्य कौन सा है? यह सवाल भी बनता है कि भाई इसमें सबसे प्राचीन गद्य कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीन गद्य राजस्थानी गद्य है। तो सबसे प्राचीन गद्य की अगर बात की जाए तो कौन सा है? सबसे प्राचीन गद्य जो है वह राजस्थानी गद्य है। अब देखिए, इसमें राजस्थानी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? राजस्थानी गद्य तो 10वीं शताब्दी। ब्रजभाषा गद्य 14वीं शताब्दी।
और जो तीसरा है खड़ी बोली गद्य 1741, राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ से माना जाता है। कहां से माना जाता है? राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ से। चलिए, अब इसके बाद हम आदिकालीन हिंदी गद्य की बात करेंगे। आदिकालीन हिंदी आदिकालीन हिंदी गद्य। अब जो ये आदिकालीन हिंदी गद्य है, इसका समय कब से कब तक है? इसका समय 9वीं से 14वीं 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। अब आदिकालीन गद्य में जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कुवलय माला कथा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उद्योतर सूरी उद्योतन सूरी 835 संवत में यह रचना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका समय इसका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। 9वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राउलवेल की। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो समय निर्धारित किया, किसके आधार पर किया? तो 9वीं शताब्दी के भाषा के आधार पर इसका निर्धारण किया है। ठीक है, कुवलय माला जो है यह किस तरह की रचना है? तो गुडाढ्य की बृहत कथा की तरह भारतीय कथा आख्यान पर आधारित है। प्राकृत भाषा और चंपू शैली में है।
अप्राकृत भाषा, यानी गद्य का नमूना यहां पर मिलता है। वार्तालाप संस्कृत अपभ्रंश और 85 में वार्तालाप संस्कृत अपभ्रंश और 85 संस्कृत अपभ्रंश और 85 में है। कुवलयमाला सहित 5 आत्माओं की कथा है। कुवलय माला सहित 5 आत्माओं की कथा है और अंत में ये पांचों आत्माएं मिलती हैं किससे? महावीर से। यहां पांचों आत्माएं अंत में महावीर से मिलती हैं। कुवलयवाला में इसमें राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब इस रचना में गाथा सप्तशती, बृहत कथा, कादंबरी, पौंचर्यु, समराइचकहा और रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की भी चर्चा मिलती है। यानी यहां पर इस रचना में और भी रचनाओं की चर्चा मिलती है। अब यहां पर जम्बूद्वीप के भारत देश में गंगा और सिंधु के बीच मध्य देश था, जिसकी राजधानी विनीता अयोध्या नगरी थी। वहां दृढ़वर्मन राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम प्रियंगु श्यामा था। एक दिन राजा ने आभ्यंतर प्रस्थान मंडप में रानी एवं कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक हुई। उसमें सुषेण नामक एक सबर सेनापति वहां प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार की कथा देखने के लिए मिलती है और यहां पर 5 जो आत्माएं हैं उनकी कथा भी मिलती है। अगली रचना जो है वह है राउलबेल। राउलबेल अब अनुमानतः 11वीं शताब्दी की रचना है। शताब्दी की एक प्रेम रचना है
19वीं 11वीं शताब्दी की एक प्रेम रचना है। इसके रचयिता रोडा कवि हैं। इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णित है। इसमें गद्य का भी प्रयोग अंत में किया गया है। मध्य देशीय अपभ्रंश भाषा है। रचना के अंत में गद्य का गद्य का भी प्रयोग हुआ है। अवधि इसमें पश्चिमी पूर्वी अपभ्रंशों का भी पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंशों का भी समावेश है। अवधी मराठी पंजाबी अवधी मराठी पंजाबी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, यानी इन भाषाओं के भी शब्द इसमें मिलते हैं। अब राउल बेल के विषय में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो राउल बेल जो है, इसे हिंदी का पहला चंपू काव्य भी कहा जाता है। हिंदी का पहला चंपू काव्य भी कहा जाता है। यह शिलांकित कृति है। हिंदी में नक्शिक परंपरा की शुरुआत हुई। परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। नक्शिक परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसका अर्थ
राजकुल राजकुल विलास है। अब इसमें कितनी बोलियां मिलती हैं और जो नायिकाएं हैं वो कौन सी हैं। अब कलचुरी जो हैं वो कौन थे वो भी हमें देखना है। कलचुरी राजवंश। तो कलचुरी राजवंश जो है दो भागों में बटा हुआ था। कौन थे? महिष्मति के कलचुरी, महिष्मति, और त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। ये कलचुरी राजवंश था, दो भागों में बटा हुआ था। अब ये कुल मिलाकर मध्य देश यानी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र हिस्सों पे इन्होंने किया था। इन्होंने क्या काम किया था? तो प्रमुख शासकों की अगर बात की जाए महिष्मति में कृष्णराज, शंकरगढ़, बुद्धराज, हैं, और कोकल प्रथम और प्रतिहारी। ये जो कलचुरी राजवंश है यह मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में विस्तृत है। और एक खास बात यहां और मिलती है कि यह राजा मूलतः शैव थे। तो मध्य प्रदेश के आसपास देखिए कि जैसे बहुत सारे शिवालय आपको मिलेंगे, तो जो शिवालय हैं इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। छत्तीसगढ़ में भी कलचुरी मिलते हैं और इनका समय वस्तुतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य था। कब समय था इनका? 10वीं से 12वीं शताब्दी मध्य इनका समय था। तो कलचुरी राजवंश का मतलब आप समझ गए। किस रचना में कलचुर राजवंश का वर्णन किया गया है, कितनी नायिकाओं का वर्णन किया गया है और नायिकाओं का क्या वर्णन है। तो अब नायिकाओं का मतलब होता है, ये बन नहीं पाई नायिका अच्छे से, एक पैर छोटा एक बड़ा, ऐसा लगता है जैसे विशिष्टांग वाली है। तो इस प्रकार की अगर कोई नायिका है, भूतनी बन गई, चलिए, अगर इस प्रकार की कोई नायिका है तो इस नायिका के पैर के नाखून से लेकर हर एक अंगों का वर्णन, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक एक एक अंगों का वर्णन जिसमें किया जाता है, उसी परंपरा को क्या कहते हैं? नख सिख वर्णन कहते हैं। और नखसिक वर्णन का जो सूत्रपात होता है, नखसिक वर्णन का जो प्रथम ग्रंथ मिलता है हिंदी में, वह यही है। तो इसमें कलचुरी राजवंश जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसके क्षेत्र में बटे हुए थे, जो कि मूलतः शैव थे, उन्हीं के दरबार की जो नायिकाएं थीं
उन्हीं के विषय में यह वर्णन मिलता है। तो इसको याद रखिएगा, ये टीजीटी 2021 में सवाल भी पूछा गया था, मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है और प्री में भी सवाल हो सकता है। अब बात करते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण की। उक्त व्यक्ति प्रकरण, हाँ देखिए आप सब जो है हो जाएगा आपका 89 है, तो पूरी संभावना है। मेंस की तैयारी करिए आप धूमधाम से। और आज चूंकि ये क्लास 9 बजे से थी तो तकनीकी समस्या की वजह से समय पे ये शुरू नहीं हो पाई, तो अभी लेट हो गया। अब 10:10 से आप सबकी क्लास टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर है, एलटी जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस मेंस की। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन आपको लिखाएंगे, तो वहां वाली क्लास भी आपकी समय पे होगी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। वर्ण रत्नाकर, ये विश्वकोशात्मक रचना है जिसका रचना काल 14वीं शताब्दी के आसपास स्थिर होता है। यानी इस रचना का जो समय है वह 14वीं शताब्दी है। एलटी ग्रेड कटाप पर यार वीडियो बना दिए हैं प्रभु जी, जाके एक बार देख लो। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ लें ना। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, उक्त व्यक्ति प्रकरण की। तो यहां पर देखिए मैं उल्टा कर दिया क्या, उक्त व्यक्ति प्रकरण की जो रचना है वह 14वीं शताब्दी नहीं होगी, इसको बदल लीजिएगा, ये 12वीं शताब्दी होगी। 12वीं शताब्दी। तो इसका समय क्या है, 12वीं शताब्दी है। और यह महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित, महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा दामोदर शर्मा के, अच्छा, ने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित, और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालिक भाषा में संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत सिखाने के लिए की थी। अब समझ जाइए कि इसका मतलब क्या हुआ कि 12वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया था। अब देख लेते हैं
को ए यह पुरानी कोशली है, को अयम यह संस्कृत है, काह ए और संस्कृत है किमिदम, किमिदम। इसी तरीके से पढ़िहाऊं अवधि में ऐसे बोला जाता है पठिष्यामि। तो इस तरह की जो भाषा है वह आपको देखने के लिए मिलती है अवधि से संस्कृत सिखाने का प्रयास किया गया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के बाद अगली रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। हाँ, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर का लिखा गया शब्दकोश है सुनीत कुमार चटर्जी ने। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करवाया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन करवाया था। ये मैथिली की रचना है। यह मैथिली भाषा की रचना है, परंतु इसमें कुछ तत्सम प्रचलित शब्द भी तत्सम के कुछ प्रचलित शब्द भी मिलते हैं। वर्ण रत्नाकर जो है ये जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं ये मूलतः मैथिली ब्राह्मण हैं और हरदेव सिंह के दरबार के हिस्सा थे। ये कर्नाटक राजवंश हरिदेव सिंह के राज्य के हिस्से थे, यानी उनके राज्य में किसी पद पर ये थे। सात कल्लोलों में या लहरों में विभाजित है यह ग्रंथ। सात कल्लोलों में
यह ग्रंथ 7 कल्लोलों में विभक्त है। नागर वर्णन, नायिका वर्णन, नागर नायिका, स्थान को अस्थान लिखा गया है। ऋतु वर्णन, प्रणय वर्णन और भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन, यह 7 कल्लोल हैं जिसमें ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से भी ये सवाल इस तरह से बन सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली रचना की, जिसका नाम है कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति की वीर गाथात्मक रचना है। यह विद्यापति की वीर गाथात्मक रचना है। इसमें विद्यापति ने अपने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की प्रशंसा की है। और इसमें बीच बीच में गद्य के नमूने, मिलते हैं। गद्य के नमूने भी इसमें मिलते हैं। तो ये तो रहा आपका जो आदिकालीन गद्य है, आदिकालीन गद्य से जो भाग था वो रहा। अब बात करते हैं इसी में राजस्थानी गद्य की। अगर आपसे आदिकालीन गद्य की बात किया जाए तो आदिकालीन गद्य जो है मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का समय है आदिकालीन गद्य का। और इसमें 500 साल का इतिहास है। और इस 500 साल के इतिहास में 5 प्रमुख गद्य रचनाएं मिलती हैं। वो 5 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कुवलयमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता। ये 5 रचनाएं हैं जो कि आदिकालीन गद्य के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थानी गद्य की। 10वीं शताब्दी से हुआ। अपेक्षाकृत इसका स्वरूप प्रौढ़ था एवं
इसका सूत्रपात इसका सूत्रपात 10वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से होता है। दानपत्र, पट्टे, परवाने, जैनियों के धार्मिक उद्देश्य, जैनियों के धार्मिक राजनीतिक गणित इतिहास, गणित इतिहास, काव्यशास्त्र। इस भाषा में मिलते हैं, यानी प्रारंभिक रूप से इस भाषा में ये सारी चीजें मिलती हैं। अब आगे बात करें इसमें, तो राजस्थानी गद्य का प्रारंभ किस रूप में हुआ? तो संस्कृत की समाज शैली और भाषा समाज शैली एवं अपभ्रंश भाषा के रूप में हुआ। राजस्थानी गद्य में 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तीन प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक अनुदित ग्रंथ, मौलिक और अनुदित ग्रंथ स्वतंत्र रूप से, दूसरा टीकाओं में, और तीसरा कवियों की निजी रचनाओं में। 3 जगहों पर यह प्राप्त होता है, मौलिक अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में और कवियों की निजी रचनाओं में। अब बात करेंगे जो अगली क्लास होगी उसमें जो महत्वपूर्ण राजस्थानी गद्य हैं उसकी, और उसके बाद ब्रजभाषा गद्य पे बात करेंगे। 2 क्लासेस में और हो जाएगी, फिर इसके बाद हम गद्य की किसी एक विधा पर अपनी क्लास को शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अब आपसे टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर।